Dear students, today once again we are going to discuss very important questions from Galsworthy's plays and other works. As a problem playwright, you know John Galsworthy is prominent. Today the PDF is manually prepared. अब इस सीरीज में आप लोगों को जो दिया जाएगा वह मैनुअली प्रिपेयर्ड होगा, जिससे शार्ट आउट करके और खोज करके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको डिस्कस किया जाए, उनका एलुसिडेशन और एनालिसिस करते हुए आपको समझाया जाए. तो प्लीज़ बी अटेंटिव. नाउ let us start question number 1. Which play is considered Galsworthy's finest later drama? Strife, The Windows, Escape, Loyalties. तो देखिए, इसमें स्ट्राइफ तो आप लोगों ने देखा कि स्ट्राइफ प्ले तो 1900 शुरू में ही है, 1909 का है, यानी कि उसके प्रारंभिक चरण का है. विंडोज भले है, विंडोज और स्केप, लॉयल्टीज ये सब लेटर ड्रामा के अंतर्गत आते हैं. आप लोग ये जान लीजिए कि विंडोज जो है, हमने चर्चा की थी इसके पहले भी कि 1922 का, और स्केप जो है वो और बात का है, लास्ट बिल्कुल 1926 का. और लॉयल्टीज, जो लॉयल्टीज है ये भी इसका फाइनेस्ट लेटर ड्रामा में इसको माना जाता है फाइनेस्ट लेटर ड्रामा. क्यों? क्योंकि इस ड्रामा में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो समाज की ज्वलंत समस्या थी, जो बहुत ही मेजर प्रॉब्लम थी, वो थी क्लैश बिटवीन, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन क्रिश्चियन एंड ज्यू. जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था ईसाइयों और यहूदियों के बीच में, वो इसका मेन कारण है. और ये फाइनेस्ट लेटर ड्रामा जो सोशल प्रॉब्लम को सामने लाता है, और उस कंटेम्प्रेरी पीरियड में ये 20वीं शताब्दी के क्वार्टर यानी अर्लियर क्वार्टर में ये बहुत समस्याएं थी. इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा डी. क्या होगा? डी. अब आप इसी प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे जो मैनुअली प्रिपेयर किए जाएंगे रिसर्च करके, और फिर आपके सामने रखा जाएगा. अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो होपफुली द डे इज नॉट अवे, यू मस्ट बी एबल टू अचीव गुड सक्सेस. Let us see question number 2. Which play of Galsworthy is based on social criticism of the wealthy English elite? जो धनाढ्य वर्ग था, जो इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, उसमें सामाजिक आलोचनावाद, सोशल क्रिटिसिज्म ऑफ द वेल्दी इंग्लिश एलाइट, वह किस प्ले में आया है? तो मैं बताना चाहूँगा, 4 ऑप्शन है: लॉयल्टीज, द मॉब, द कंट्री हाउस और स्ट्राइफ. तो इसमें जो कंट्री हाउस है, क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन है कंट्री हाउस. देखिए, कंट्री हाउस जो है वो उस पर आक्रमण किया गया है, यानी अटैक अपॉन द लस्ट फॉर द प्रॉपर्टी. जो संपत्ति की वासना है, संपत्ति की प्रबल कामना है, उसके पीछे लोग भागते हैं. और इसमें जो प्रोटोगोनिस्ट है होगार्थ, वो बहुत लालची है. इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर
जो सोशल क्रिटिसिज्म ऑफ द वेल्दी इंग्लिश एलाइट और धनाढ़ वर्ग का है, और धन होते हुए भी बहुत लालच। तो इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा सी, द कंट्री हाउस। इसके पश्चात आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। गाल्सवर्दी द आइडियाज ऑन ड्रामा आर फाउंड इन। आइडियाज ऑन ड्रामा मतलब प्रॉब्लम प्ले। ये सबसे पहले जो ऐसे है उसमें आया है। अब इसमें आपको देखना है द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ए शेफ, सिल्वर बॉक्स, टू लेट। तो इसमें टू लेट तो आपको बताया गया था, डी वाला वैसे छट जाएगा। यह ट्रायोलॉजी में, फर्स्ट ट्रायोलॉजी में आता है, जिसमें हमने आपको बताया था मैन ऑफ द प्रॉपर्टी, इंडियन समान ऑफ द फॉरसाइट, फिर इंटरल्यूड था, फिर चांसरी, उसके बाद अवेकनिंग और फिर टू लेट, यानी थर्ड नावल ऑफ द फर्स्ट ट्रायोलॉजी ऑफ जॉन गाल्सवर्दी। तो ये हट गया। सिल्वर बॉक्स 1906 का ये फर्स्ट प्ले है, ये हट गया। अब ये शेफ और द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी, इसमें मैं आपको बता दूं ऐसे था द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी, और जो द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी ऐसे है वो 1909 का है। कब का है? 1909 का। इसको नोट कर लें आप लोग, और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इसको मैंने आपको लिखाया था पहले 1909 में लिखा गया, लेकिन पब्लिश हुआ 1912 में। तो द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी ऐसे में गाल्सवर्दी के जो प्रॉब्लम प्ले के विचार हैं सबसे पहले उसने उसमें लिखा, ऐसे ही ऐसे के फॉर्म में, द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एज अ पेंटर ऑफ फिजिकल यूनिवर्स एंड ऑफ द सोल, गाल्सवर्दी इज अ पोएट। ये टिप्पणी किसने की है कि भौतिक ब्रह्मांड और एंड ऑफ द सोल और उसकी आत्मा, यानी भौतिक ब्रह्मांड का भौतिक और आत्मिक उसका बाह्य और आंतरिक जो स्वरूप है, उस दोनों का चित्रण करने वाला गाल्सवर्दी कवि है। ये टिप्पणी किसने की थी? तो 4 क्रिटिक हैं, गॉर्नेट, जेल राय, लुइस कैज़ामिन, जैमसन। तो मैं आपको बता दूं ये लुइस कैज़ामिन ने किया था, और ये उसके बारे में क्या जी पोएट उसने जो लिखा है वो आंतरिक और बाह्य दोनों ब्रह्मांड के जैसे चित्रण किए जाए उसके रूप में एक पेंटर था, एक चित्रकार के रूप में था। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि ये ऐसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इसी में उसने सबसे पहले ये बात व्यक्त की। इसके बाद हम लोग अगले उसमें चलते हैं। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 5 में, द लोअर क्लास वाज, इसको जरा देख लें, द लोअर क्लास वाज रिप्रेजेंटेड इन गाल्सवर्दी। तो द फॉरेस्ट, फ्रेटर्निटी, द कमेंट्री, अवेकनिंग। तो इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा जो निम्न वर्ग है समाज का, उसका प्रतिनिधित्व गाल्सवर्दी ने, मैं आपको बताना चाहूँगा कि गाल्सवर्दी ने उसका प्रतिनिधित्व फ्रेटर्निटी में किया है। किसमें किया है? फ्रेटर्निटी में। इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर फ्रेटर्निटी। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन, जस्टिस इज ए कमेंट्री अपॉन द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पीरियड, हु सेड। अब इसमें जस्टिस इज ए कमेंट्री अपॉन द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन, जो जेल प्रशासन है
उसका उसके ऊपर न्याय जो प्ले है, एक कमेंट्री है उस पीरियड की, उस कालखंड की। तो उस पे मैंने चर्चा आपसे की थी कि जस्टिस जो प्ले है ये इसका बहुत महत्वपूर्ण प्ले है। आप जानते हैं जस्टिस प्ले जो है वो जॉन गॉल्सवर्दी का 1910 का 1910 का 1910 का प्ले है, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ ये दी गई कि देयर इज नो जस्टिस इन आवर लीगल सिस्टम। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि ये जस्टिस की बात तो कही, तो लोग सोचते हैं कि प्रिजन जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पीरियड का, इसमें किस प्रकार से शासन प्रशासन चलता था, कैसे क्या होता था, ये चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि जो जेल की व्यवस्था थी उसमें विशेष रूप से इसके कई प्ले आप देखते हैं कि सिल्वर बॉक्स है, उसमें भी इसी प्रकार की बात करता है। और आप देखें कि इसमें जो सिस्टम है कि किस प्रकार से सामाजिक न्याय व्यवस्था में एक सुधार की आवश्यकता है, और विशेष रूप से जो जेल का हाल है उसको सुधारने के लिए ये टिप्पणी जो है AC वार्ड ने की थी, और इसका एप्रोप्रिएट आंसर AC वार्ड। इसके पश्चात लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7, गाल्सवर्दी की उपलब्धियों के बारे में कि गाल्सवर्दी गेट ऑनर्स और ऑनरेरी डिग्रीज फ्रॉम हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज, कितनी यूनिवर्सिटीज से। तो मैं बताना चाहूँगा कि गाल्सवर्दी ने 7 यूनिवर्सिटी से प्राप्त किया था अलग अलग ऑनरेरी डिग्रीज, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर C। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 8, सिंस हिज डेथ इन 1933 द लेवल ऑफ हिज पॉपुलैरिटी हैज रिमेन्ड रिमार्केबली कांस्टेंट। उसकी जो लोकप्रियता थी जॉन गाल्सवर्दी की, वो जो मृत्यु आपको बताया था 31 जनवरी 1933 में हुई, लेकिन तब से रिमार्केबली भी अभी स्थिर थी। ये बात किसने कही? तो ये जॉन हैम्पेन का कथन है, इनके प्रेज में, इनके एडमिरेशन में कहा। कौन? जॉन हैम्पेन ने कहा। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 9, विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी डील्स विद इनफाइडेलिटी बिटवीन हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गाल्सवर्दी के उसमें बेवफाई का और जो है अश्रद्धा का जो पति पत्नी के संबंधों के बीच में है, उसमें बेवफाई की बात किस में की है। तो मैंने आपसे इस पे पढ़ाते समय भी चर्चा की थी कि जो इनका प्रसिद्ध प्ले है उसको मैंने कहा था कि जो फ्यूजिटिव, जिस फ्यूजिटिव को इन्होंने जो 1912 में वैसे लिखा गया, 13 में पब्लिश हुआ, तो इसका पब्लिकेशन 1913 माना जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें एक महिला पात्र है क्लेयर। क्लेयर अपने पति से घृणा करती है और दूसरे पति से प्यार करती है। अब ये जो पति पत्नी के पावन रिश्ते हैं उनको कलंकित किया है क्लेयर ने। और एक मैंने बताया था कि जॉर्ज डेडमॉन्ड नाम का व्यक्ति है, पात्र मेल, वो उसका पति है। जॉर्ज डेडमॉन्ड पति है और क्लेयर पत्नी है। क्लेयर धोखा करती है, सी बिहेव्स बहुत ही हेटफुली, बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, और वो फ्लर्ट है, वो दूसरे अनदर शी
लव्स अनदर मैन, और इसमें ये सबसे महत्वपूर्ण दिखाया गया है कि उसकी वासना दूसरे के साथ। 1913 में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ये विक्टोरियन सोसाइटी के बाद जैसे ही जॉर्जियन युग आया उस समय की ये बात है, एडवर्डियन एज भी इसको कहा जाता है। उस समय समाज में ऐसी स्थिति बहुत थी। तो पति पत्नी के रिश्तों को कलंकित करने वाला ये नाटक फ्यूजिटिव, बाद में उस पॉइजन खा के मर जाती है क्लेयर, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा फ्यूजिटिव, यानी कि बी ऑप्शन। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 10। हु ऑर्डर्स हिज अंडरकीपर टू मैरी ए प्रेग्नेंट विलेज गर्ल है। या तो उससे कहता है कि ये जो गांव की लड़की है जो गर्भवती है उससे विवाह करो या निकल जाओ मेरे दरबार से। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, जिसमें पात्र सहित और प्ले का भी नाम दिया गया। मोबेल इन लॉयल्टीज, रूथ हनीवेल इन जस्टिस, सर विलियम चेशायर इन द एल्डेस्ट सन, हॉर्न ब्लोअर इन द स्किन गेम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखें सब लोग कि जो ये क्वेश्चन है इसमें जो क्लॉस कॉन्शियसनेस है, एक वर्गीय चेतना की बात की गई 19019 का। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जैक एस्ले नाम का एक प्रोटोगोनिस्ट है जो एल्डेस्ट सन है, जो एक मेड सर्वेंट से विवाह करना चाहता है, परंतु परिवार वाले उस पर राजी नहीं हैं, फैमिली उसकी उनसे खिलाफ है और उनके विपरीत जाकर के वो ऐसा कदम उठाता है। तो सर विलियम चेसायर ने एल्डेस्ट सन में कहा, और आपको मैं बताना चाहूँगा कि एल्डेस्ट सन तो पक्ष में था लेकिन वो परिवार के लोग नहीं थे। तो ये जो पात्र है ये एल्डेस्ट सन का नाम था जैक एस्ले, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा सी। ध्यान रखें, यह उक्ति, ये कथन जो आया है वो सर विलियम चेसायर ने एल्डेस्ट सन को आदेश दिया था, जैक एस्ले को। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, इट मस्ट हैव बीन टेम्पटेशन ऑफ द मोमेंट ए मैन डजंट सकम लाइक दिस, हु सेज दिस। तो देखिए इसमें आपके जेम्स हाउ, कॉक्सन, रूथ हनीवेल, वाल्टर हाउ, ये अलग अलग प्लेज के पात्र दिए हुए हैं। जबकि जेम्स हाउ और वाल्टर हाउ जो बड़े जमींदार थे, पैसे वाले थे, बहुत उनके पास खेती थी। और ये मैंने चर्चा की थी आपसे कि ये इसमें जो वाल्टर हाउ है वह जेम्स हाउ और वाल्टर हाउ ये दोनों साथ थे। तो वाल्टर हाउ जो था ये बहुत धनी था, बहुत खेती थी इसके पास। तो ये वाल्टर हाउ ने कहा इट मस्ट हैव बीन टेम्पटेशन ऑफ द मोमेंट, ए मैन डज नॉट सकम लाइक दिस। ये टिप्पणी उसकी है, वाल्टर हाउ की। और मैंने आपसे ये चर्चा की थी कि जो वाल्टर हाउ है और ये दोनों जेम्स हाउ, इन दोनों का जो रिश्ता है वो भाई का रिश्ता है, बहुत ही साथ में रहते थे और ये दोनों बहुत धनवान थे। और ये बात आपने देखा कि इनका जो स्वभाव था वो पूरी तरीके से समाज में, चूँकि वो थे काफ़ी धन था, जमींदार थे, तो इनका जो रिश्ता था वो जस्टिस प्ले में ये दिखाया गया कि इनके अंदर जो एक गाल्सवर्दी इसमें ये शो करना चाहता है कि किस प्रकार से उस समय लीगल सिस्टम में वो था और जो सोसाइटी के लोग ऐसे थे वह भी उसमें मानवीय आधार नहीं था, पैसे के आधार पर ही सब होता था। इसलिए वाल्टर हाउ ने कहा इट मस्ट हैव बीन टेम्पटेशन ऑफ द मोमेंट। लोभ की बात की कि इस क्षण में लोभ ही की बात होनी चाहिए और
और आदमी कुछ इसके इस तरीके से और किसी चीज़ का ज़्यादा संचय या उसको इकट्ठा नहीं कर सकता। धन की ही बात कही, धन की प्रधानता दी वाल्टर हाउ ने। और उसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 12 में विच वाज ए फियर्स क्रिटिक ऑफ गाल्सवर्दी आउट ऑफ द फॉलोइंग, तो बहुत ही तीखी आलोचना गाल्सवर्दी की है वर्जीनिया वुल्फ ने, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा वर्जीनिया वुल्फ। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 13 जॉन मार्च बिलोंग्स टू द प्ले ऑफ गाल्सवर्दी। तो देखिए मैंने चर्चा की थी कि जो ये जॉन मार्च नाम का, ये दरअसल जो 1922 का प्ले है द विंडोज प्ले में ये गाल्सवर्दी का जॉन मार्च का जो नाम है, जो मेन प्रोटोगोनिस्ट है जॉन मार्च विंडोज में आता है, और जिसमें पूरी की पूरी मार्च फैमिली, अगला क्वेश्चन उसी से मिलता है, उसमें अलग अलग नाम है, सब के आगे मार्च लगा हुआ है। अगला आता है इन विच प्ले आप देखें ऑफ गाल्सवर्दी रिवॉल्व्स अराउंड द मार्च फैमिली, तो वो विंडोज ही है 1922 का सब उसमें। इसलिए कभी कभी ऐसा प्रश्न आ जाता है कि मार्च फैमिली किससे संबंधित है, तो विंडोज प्ले से, ठीक है। और मैंने ये चर्चा की थी कि विंडोज में इक्वली अनफॉर्चुनेट पर्सन एक फैथ बेली का जो प्रोटोगोनिस्ट है उसका, वो इसका मेन नायक है। इसके पश्चात हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी अबाउट ए वर्ल्ड वार। तो देखिए जो वर्ल्ड वार है, वर्ल्ड वार में 4 प्ले दिए गए, विंडोज, एल्डेस्ट सन और उसके बाद एस्केप और जॉय। तो विंडोज की चर्चा मैं कर ही चुका हूँ। अब इसमें आप देखें कि जो 1926 का एस्केप प्ले है वह वर्ल्ड वार फर्स्ट चूँकि 1914 से शुरू हुआ, उसके बाद की जो घटनाक्रम है एस्केप में, वो एस्केप का मतलब होता है पलायन। तो एस्केप प्ले में पूरी तरीके से 1926 में जो सोशल इनजस्टिस जिसमें सामाजिक अन्याय, जिसमें निर्ममता, निर्दयता, क्रिवल्टी की बात कही गई है, और क्रिवल्टी ऑफ सोसाइटी, एक व्यक्ति के प्रति जो जेल काट के आ रहा है उसको सब सम्मान करते हैं उससे डर के मारे, लेकिन जो सही व्यक्ति है, जो गलत फंस गया, वो व्यक्ति जब जेल से आता है तो वो समाज उसके लिए मुसीबतें खड़ी करता है। तो ये जो पलायन है, जो हकीकत से पलायन है, जो वास्तविकता से पलायन है, डर के मारे समाज उसको बहुत सम्मान देता है जो बदमाश टाइप का जेल से छूटा, और जो एक गलत फंस गया और वो जेल से छूटा तो उसको कलंकित मान रहे हैं। तो इस प्रकार से 1926 का ये बिल्कुल लेटर पार्ट लाइफ का ड्रामा है जॉन गाल्सवर्दी का, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा वर्ल्ड वार से संबंधित एस्केप। आइए आज इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी ऑल कट ईच अदर थ्रोट्स फ्रॉम द बेस्ट ऑफ मोटिव्स हु से एंड इन विच प्ले। तो ये जो पहले भी कुछ चर्चा हुई कि वी ऑल कट ईच, हम सब वास्तव में एक दूसरे का गला काटने को उतारू हैं, केवल फ्रॉम द अपने मोटिव्स को हल्के, अपने उद्देश्य, अपने उल्लू सीधा करने के लिए। तो ये मिस्टर रिकॉर्डस ने इन लॉयल्टीज में ऐसा कहा है। किसमें कहा है? मिस्टर जो आया इन लॉयल्टीज प्ले में मिस्टर रिकॉर्डस ने ये बात कही है, और मैंने इसको पहले कहा था। और मिस्टर रिकॉर्डस जो है वो ए ज्यू एंड फादर टू मिस रिकॉर्डस का है, वो यहूदी है। तो इस लॉयल्टीज में पहले भी बताया कि जो क्लैश बिटवीन है किसके बीच में, क्रिश्चियन एंड ज्यू, तो ये यहूदी है। इसमें ये जो बात कह रहा है
वो मिस्टर रिकोल्टस कह रहा है, जो नस्ल भेदवाद था उसके ऊपर, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा बी। बाय दिस वे टुडे वी आर डिस्कसिंग 16 क्वेश्चंस, और इन 16 क्वेश्चंस में ये आप समझ लीजिए कि अगर ध्यान से आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो ये 16 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत बहुमूल्य हैं। आगे भी मैनुअली प्रिपेयर्ड important questions which are very important regarding TGT preparation वे थ्रू वीडियो आपके सामने आएंगे। आप उसको जब सुन करके और सीरियसली वॉच करेंगे तो डेफिनेटली इट विल बी मोर बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच।